कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम हाजिर हो रहे हैं बस थोड़ी ही देर में। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। कैसी हो आरती? बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी बहुत अच्छी उल्लसित एकदम उल्लास से भरी हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं सुबह से आई हूँ ना, तब से बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अपने श्रोताओं के साथ आज एक लंबा सफर तय किया है और अब सखी सहेली के माध्यम से तुम्हारे साथ और फिर से एक मिनट मंजरी मंदाकिनी जी। हाँ? ये जो रखा हुआ है, हाँ ये मेरा है ना? क्या ये सामान? हाँ मेरा सामान। हाँ तुम्हारा ये भाई, तुम्हें लौटाने ही तो लाई हूँ जी। अभी सभी सखियों और सखाओं को बताने वाली हूँ। मैं तो समझ ही गई थी कि आपने सामने रखा है इतना सारा सामान, ये क्या है? जो आपसे लिया था वो आपको लौटाना है। देखा ना, मतलब मुझे कह रही हो कि क्या है मेरा सामान ले आई हो। आपने भी तो मेरा कितना सामान ले रखा है भाई जी। और देखिए मंदाकिनी जी, ऐसा होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ले लिया है, आज वापस कर देंगे, कल परसों नरसों कभी भी हम मिलेंगे तो वापस कर देंगे, लेकिन वो कल कभी होता ही नहीं। हर बार दिमाग से निकल जाता है। अब सफाई मत दो, इतने समय बाद मुझे मेरा सामान लौटा रही हो ना, तो गुलजार साहब की वो पंक्तियां याद आ रही है, मुझे मेरा सामान लौटा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है। लेकिन आपके गाने से पहले ही मैंने लौटा दिया, देखिए है ना। वो तो तुम्हें पता था ना कि मैं भी तुम्हारा कुछ सामान लेके आई हूँ। ये रखो अपनी साड़ी, ये लो अपना कॉस्मेटिक, और ये तुम्हारा ये बैग था शायद तुम्हारा। हाँ। ये लो बस। अब मेरे पास तुम्हारा कोई भी सामान नहीं है। अरे मुझे देखिए, ऐसा नहीं हो कि लोगों को लगे, हमारे जो सखा हैं, जो सखियां हैं, उनको ऐसा लगने लगे कि ये मंदाकिनी जी आरती से नाराज हो गई हैं। अरे तो दोस्ती तोड़ने की बात कर दी ना तुमने, सभी को बता दिया। चुपचाप मैं तुम्हें तुम्हारा सामान दे दी थी तो और तुम मुझे दे दी थी, तो क्या जाता। मैंने तो बस ऐसे ही थोड़ी सी शरारत करने के लिए ऐसा किया था। जो तुमने चैन चुरा रखा है, नींद चुरा रखी है, वो मुझे लौटा सकती हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं चुरा रहा मैंने, बस जो सामान का थोड़ा सा लिया था मैंने, तो मैंने कहा कि उसे वापस, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने ये सोचा कि नहीं वापस नहीं करना, मैंने सोचा कि दूंगी मंदाकिनी जी को, लेकिन थोड़ा सा परेशान करने के बाद। चलिए इस सामान को फेंक देते हैं, इसके पीछे हमारी दोस्ती में क्यों दरार आए भाई। ये लो। बिल्कुल मैंने तो फेंक दिया है, ठीक है जी। बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए ये सामान, हमारी दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। क्यों सखी और सखाओं को हम पूछ लेते हैं भाई, दोस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये साड़ी कॉस्मेटिक सामान? हाँ, बस थोड़े छोटे मोटे सामान, बस और क्या। और अरे मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बताया ही नहीं कि हम किस किस विषय पे चर्चा करने वाले, अपने में उलझ गए। आते ही लड़ने लग गई हो तो कैसे बता पाओगी? ये तो है, ये बात तो बताओ अब कौन कौन से सब्जेक्ट है आज, क्या क्या विषय पर हम बात करने वाले हैं? देखिए आज हमने इसीलिए विषय लिया क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का सामान था ना, तो हमने कहा चलो इस विषय पे बात ही कर लेते हैं और लौटा देंगे हम इसी विषय पर ना। चीजें वापस ना करने की आदत जो है वो कैसे कभी कभी भारी भी पड़ जाती है, हम पे भी और लेने वाले पे, दोनों पे हो जाता है। तुम पर भारी पड़ गई। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी बहस से हो गई ना एक छोटी सी। और हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना के अंतर्गत गांव की ओर चलते हैं। नहीं
हाँ ठीक है, क्योंकि ना ये शहर की भाग दौड़ से, ये सब पोल्यूशन से इतना ज्यादा कभी मन बिल्कुल ऊब जाता है ना, कि वैसे भी शोरगुल से ना लगता है कि इसी ऐसी शांति जगह पे जाएं जहाँ पे प्रकृति हो चारों तरफ और मतलब एक अपनापन सा लगे। बिल्कुल, सबसे बड़े शहरों में अपनापन नहीं लगता, महानगरों में हम उस अपनेपन को ढूंढते हैं जो होता ही नहीं है। बिल्कुल है ना। तो सबसे बड़ी बात कि गाँवों की ओर चले में हम चाहते हैं हमारे श्रोता ये लिखें कि वो किस गाँव गए, उनका अपना गाँव कौन सा है, वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ की हरियाली, वहाँ की सादगी, खूबसूरती, और भी न जाने क्या क्या, वहाँ का भोजन, रहन सहन। बिल्कुल वो बताएं कि क्या उनको याद आती है जैसे हमें याद आती है की, है ना। कब कब जाते हैं अपने गांव, किस माध्यम से जाते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारी सेवाएं शुरू हो गई हैं, फिर भी उन्हें पहले जाने में क्या अड़चन आती थी। लोग बैलगाड़ी से भी जाया करते थे अपने गांव, है ना। एक वो भी समय था, और टूटी उसका भी एक मजा था अपना। हाँ बिल्कुल, अपना एक मजा था, और निर्जन स्थान होते थे, और मिट्टी वाले। हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बहुत मिट्टी होती है जिसमें से चलकर कोई सवारी जाती है, तो इस तरह की चीजों से भी। लेकिन लोग अपना गांव जाना नहीं छोड़ते, वहां जाकर भोजन बनाना नहीं छोड़ते, वही लकड़ियां, वही चूल्हा, वहाँ का बिल्कुल वो जो एक वहाँ का जो उस जगह का जो स्पेशल जो होता है ना, विशेष खान पान होता है ना, वो भी बहुत मिस करते हैं शहरों में। क्योंकि हम कितना भी उस चीज को कर लें, बनाने की कोशिश, वो चीज नहीं हो पाती है, नहीं है ना जो गाँवों में हमें मिलती है। तो उसके बारे में हमारे सखी और सखा लिखेंगे। और आज एक विषय और है हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो, आरती। हाँ, वो है कहानी। हम पद्मश्री, मतलब पद्मश्री किस तरीके से मिला उन्हें, तो उनके बारे में बताएंगे। वो है लौरेम्बम बिनो देवी, जो हस्तशिल्पी हैं, तो मणिपुर की महिला है। हाँ जी हाँ, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मंदाकिनी जी कुछ टिप्स भी बताएंगी। हाँ। मंदाकिनी जी तो बताएंगी, साथ में आप लोग भी बताइए। मंदाकिनी जी तो सिर्फ टिप्स सुन पाती हैं, कह जाना मंदाकिनी जी के पास खजाना नहीं है टिप्स का। तो हमारे श्रोता अच्छा, तभी आप कैसे, मैं तो ये बात नहीं मानने वाली हूँ, आप इतनी ग्लोइंग, इतनी ज्यादा ग्लो करती रहती है, तो कैसे ऐसा होता है? पता है, टिप्स जाननी है। कर रही हो, हमारे श्रोता नाराज होके अभी फेसबुक पेज पर लिख देंगे, दोनों सखियां अपनी तारीफों में उलझी रहती हैं। अरे भाई देखिए, तारीफ उसी की होती है जिसकी जो होता है तारीफ के लायक, है ना। तो चलिए, अब तुम भी तारीफ के लायक हो, एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनते। देसी तो नहीं हुए हैं देखिए अपने देश में, लेकिन ये है ना कि थोड़ा सा अपनापन कम होता जा रहा है। बस गांव से शहरों की तरफ आते हुए। अभी तुम ऐसे लड़ाई करोगी सखियों से तो अपनापन कम होगा ही ना। आप अभी भी गुस्सा है मुझसे? और क्या, तो फिर प्लीज अब मान जाइए। मान गई। तो अब ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा एक चीजों को वापस ना करने की आदत पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये बात शुरू हो ही गई है तो इसे पूरी तक पहुंचा देते हैं। ये इस पर बात करना जरूरी भी है आरती। मजाक एक अलग बात है। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में भी होता है कि कुछ लोग हमसे कुछ सामान ले जाते हैं। मतलब किताबों की बात करें, कुछ लोग आपसे किताब पढ़ने के लिए ले जाते हैं, फिर वो लौटाना भूल जाते हैं। बिल्कुल, और मेरे साथ तो हुआ ऐसा। मतलब लौटाते भी हैं तो एकदम पता ही नहीं चलता वो हमारी किताब थी, उसके पन्ने गायब, वो एकदम बुरी हालत में होती है ना। तो आप अगर किसी से कोई चीज ले रहे हैं ना, तो पूरी जिम्मेदारी से लीजिए, उसे लौटा दीजिए। बिल्कुल, उसको लौटाइए और सही हालत में लौटाइए। हाँ, देखिए, समाज है, समाज में आदान प्रदान होता है चीजों का। हम लेते हैं अपने पड़ोस से, दोस्तों से, या जिससे भी हमें जरूरत होती है, हम सामान लेते हैं, लेकिन फिर उसे लौटा देना या उसकी कीमत अदा कर देना, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी के सामने ऐसी परिस्थितियां आरती कई बार आती हैं कि जब हमें पैसा भी मांगना पड़ जाता है, या रोजमर्रा की चीजों को मांगने की जरूरत पड़ी जाती है, और मुश्किल की घड़ी में अपने पड़ोसी हैं, अपने दोस्त हैं और रिश्तेदार ही हमें याद आते हैं। और ऐसे में हम अपनों की मदद लेना कोई गलत बात भी नहीं है। बिल्कुल, और सच ये भी है कि अपनों के बीच में पैसों का लेन देन या जरूरी चीजों को मांग कर उन्हें हम वापस जब नहीं करते हैं ना, तो रिश्तों में, दोस्ती में कड़वाहट बन जाती है उसकी वजह। तो साथ ही जो पड़ोसी से रिश्तों को बिगड़ जाते हैं इसकी वजह से, अगर हमने किसी पड़ोसी से कोई सामान मांगा, उसको इस्तेमाल किया और हमने उसको सही हालत में वापस नहीं किया, और वापस नहीं किया ही नहीं बल्कि तो किया भी तो फिर बुरी हालत में किया, तो फिर वो पड़ोसी क्या मतलब आपसे कभी भी आपको कोई सामान देगा ही नहीं, और बल्कि बचने की कोशिश करेगा आपसे, और रिश्ते तो बिगड़ते ही हैं। बिल्कुल। और इसलिए कहते हैं ना कि इस चीज को आप, इस आदत को आप ना ही अपनाएं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत जरूरी है। आपको अगर बहुत जरूरी हो गया है तो आप लीजिए, लेकिन फिर उस मदद को लौटा भी दीजिए। आपने मेरी मदद की उचित समय पर, लेकिन अब मैं इसको लौटा रहा हूँ इस रूप में। किसी भी रूप में आप उस मदद को वापस लौटा भी सकते हैं। जी हाँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम, जैसा कि कहा, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से चीजें मांग तो लेते हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, या हमारी नीयत बिगड़ जाती होगी। जैसे तुम्हारी बिगड़ गई थी मेरे सामान को लेकर अभी। मतलब आप मेरे को छोड़ने वाली नहीं है आज। तो बात सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं होती है।
है बात ना? तो सही है। तो फिर बल्कि जरूरत के ये समय नियत की बात है। बात नियत की है कि तुमने क्या लिया, चैन लिया, बिल्कुल। तो उसको वापस किया कि नहीं किया। और ऐसा भी होता है ना कि जरूरत के समय हमने पैसे मांग लिए क्योंकि हमें बहुत जरूरत है तो ले लिए, और लेकिन जब वापस करने का समय आया तो हो टाल मोटल शुरू कि अच्छा कल दे देंगे, परसों दे देंगे, या अभी पैसे नहीं है हमारे पास। अगर नहीं है तो आप सीधे सीधे उनसे कहिए कि इस समय हम नहीं कर सकते, आप हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, समय दे दीजिए, तो हम पूरी आपके जो रकम है आपको वापस कर देंगे, या थोड़ा सा आप पैसा जितना दे सकते हैं उतना आप पहले दे दीजिए, फिर कहिए बाकी हम बाद में दे देंगे। इस तरह से विश्वास होना चाहिए कि हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। इससे सामने वाले को ये रहता है ना कि भरोसा कि नहीं ये इतना है, इतने भरोसे पे हमने कि दिया इसने था। मुझे वापस दिया है पैसे, थोड़े बहुत दिए हैं और ये मुझे वापस देगा, इसका मतलब ये नहीं कि बस हम बस टालते चले जा रहे हैं, तो उसको भी विश्वास हटने लगेगा कि पता नहीं मिलेंगे या कि नहीं हम मिलेंगे। अपनी सुविधा से देने लग जाते हैं, लेकिन सामने वाले को बुरा लगता है कि जब इनको मदद की जरूरत थी हमने इनकी मदद की, और आज जब वापस लौटाने का समय है तो ये आनाकानी कर रहे हैं, है ना? जी हाँ। और खासतौर से उन मामलों में जब कोई व्यक्ति जरूरत के कारण नहीं बल्कि शौक को पूरा करने के लिए या लापरवाही से जो उनका रवैया होता है उसमें कोई मदद ले लेता है, तो फिर बहुत बुरा लगता है जब आपको पता चलता है कि सामने वाले ने तो अपना कोई शौक पूरा करने के लिए मुझसे उधार मांगा या मुझसे मदद ली थी, कोई फोन खरीदना या कुछ इस तरीके से चीजें है ना, तो आप इस तरह से अगर उधार लेते तो कितनी गलत बात होती है। इससे सबसे बड़ी चीज है ना, किसी चीज मांगते हैं हम जब कोई भी सामान, तो अपना स्वाभिमान, आत्मविश्वास सभी कुछ मतलब नीचे चला जाता है कि किसी से, क्योंकि झुकना पड़ता है ना, जब किसी से मांगते तो झुकना पड़ता है, तो वो चीज नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ना मंदाकिनी जी, कभी कभी बहुत बड़े बड़े दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि ना अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है इसी वजह से कि भाई सामान हमारा वापस नहीं दे रहा है, और कितनी बड़ी बड़ी चीजें, ऐसी चीजें हो जाती हैं हाथ से जो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही, जान तक गंवा देते हैं लोग इसी वजह, छोटी छोटी चीजों में। ऐसी स्थिति में लोग हमसे कन्नी काटने लग जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, बिल्कुल, है ना, ये अनजान बन जाते हैं, तो आपको एक तरह से इंसल्ट फील होती है फिर। बिल्कुल। और भले ही आपके मन में नहीं होता होगा, लेकिन सामने वाले ने आपकी जो अब इमेज बनाई है वो ऐसी बन जाती है कि भाई इसको तो हर समय सहायता की बस आ गया है हमारे सामने तो ये कुछ मांगेगा ही मांगेगा, चाहे वो चीनी क्यों ना हो, उसे कुछ मांगना है। पड़ोस में ऐसी स्थितियां छोटे शहरों में हम देखते हैं कि पड़ोस से हम छोटी-छोटी आप शहरों में अपने की बात तो छोड़िए, देशों में भी हो गया है आजकल, कुछ देशों की बन जाती है ऐसी स्थिति की वो लगता है कि ये ले नहीं है आए, तो इस तरह की चीजें हैं। तो बेहतर होगा कि हम अपने आप को, अगर हम किसी चीज की हमें जरूरत है, हमने उस चीज को लिया, लेना गलत नहीं है, उसको वापस ना लौटाना गलत है। बस सबसे बड़ी बात हम यही कह रहे हैं कि आपकी अगर मजबूरी है, आपने कोई मदद मांगी है, तो उसको फिर से शुक्रिया के साथ उस मदद को लौटा भी दें किसी भी रूप में, अगर आपकी किसी ने मदद की है तो। बिल्कुल, क्योंकि किताबों की नहीं, एक जैसे मैं बताऊं खुद का ही है कि एक वो थी मिक्सी थी, वो किसी ने मांगी हमसे तो हमने दे दी भाई कि ठीक है भाई इनको काम जरूरत है, अभी इनके मेहमान आए हुए हैं, तो उन्होंने उसको यूज किया, अच्छे से यूज करते रहे और फिर वापस ही नहीं मिली वो। तो फिर जब वो हमने बहुत कहा कि हमें बहुत जरूरत है, हमें चाहिए, तो फिर उन्होंने जब दी तो वो यूज करने लायक ही नहीं थी, फिर हमें उसको ठीक करवाना पड़ा ले जाके, क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत थी और सब उसके ब्लेड सब खराब हो गए। तो इस तरीके की चीजें अगर आप जब करते हैं ना, मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जीवन में जो हम कई बार देखते हैं कि हमने सामने वाले को कितने मन से मदद की थी और सामने वाले ने उसको कितनी जर्जर अवस्था में हम तक पहुंचाया है। बहुत से ऐसे उदाहरण मुझे भी याद आ रहे हैं अपने बचपन के या बड़े होके, क्योंकि अगर हम इस पर बात करने चलेंगे तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपने अगर किसी से कोई मदद ली है और तो उसको समय रहते लौटा भी दें, है ना। और अगर समय रहते नहीं लौटा पा रहे हैं तो उसके लिए एक्सक्यूज करें, आप उसे क्षमा मांगते हुए अपनी बात कह दें, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि नहीं, उसकी नियत में कोई खलल नहीं है, समय रहते वो मैंने जो मदद की है उसको शुक्रिया के साथ वो लौटा भी देगा। तो ये जो है आपके संबंध कायम रहते हैं इससे, और आपके प्रति उनकी विश्वसनीयता भी कम नहीं होती है। बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, जो हमारे सखियां सखाएं वो भी सोच रहे हैं उनकी विश्वसनीयता थोड़ी सी कम हो रही है हम लोग के प्रति, क्योंकि इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं है ना चीजों के ऊपर, लेकिन गाना नहीं एक भी सुनवाया अभी तक हमने, एक ही सुनवाया है। एक बात बताती हूँ आरती, हमारे सखी और सखा ना इतने कमजोर सोच में नहीं है कि हमारे प्रति विश्वसनीयता खो दें। ये बरसों की विश्वास की एक कड़ी है जुड़ी हुई ना, उन्हें पता है कि जैसे इस विषय पर बात खत्म होगी एक प्यारा सा गीत आ जाएगा। तो चलिए सुनते हैं गीत। बिल्कुल सुनते हैं। गुलाबी लाल गुलाबी फूलों से भरी, हे हरी भरी ओढ़े चुंदरी,
अपने जो हमारे साथी हैं, जो सखा है, जो सखियां हैं, वो भी हमें बहुत सारी चीजें बता रही हैं, तो उनकी भी बात पढ़ लेते हैं, जो उनको भी साझा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो एक हमारी सखी हैं जो लिखती हैं कि सीडी कैसेट के टाइम में सबसे अधिक मांग कर ले जाने वाली चीज होती थी, और जब लौटाने की बात होती थी तो कभी कभी तो किसी ने दिया और कभी कभी तो लौटाया भी नहीं किसी ने। कैसेट ना, उस समय जब कैसेट का जमाना था, टेप रिकॉर्डर पर। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। उसके बाद लौटाते भी नहीं थे, और बड़ा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला करती थी, दुकानों पर जाकर कैसेट्स भरवानी भी पड़ती थी कई बार। और क्या, बिल्कुल है ना। तो ये बात सही कहा। एक श्रोता लिखते हैं कि चीजें वापस न करने की आदत ऐसा विषय है जिससे लगभग हर कोई ना कभी न कभी परेशान हुआ है, चाहे वो पड़ोसियों को दी गई चीनी हो या दोस्तों को दी गई किताबें। समय पर वापसी न होना रिश्तों में खटास ला सकता है, और इस पर वाकई चर्चा सुनने लायक है जी। और हमारी एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि सच में कुछ लोगों की आदत होती है चीजें वापस नहीं करने की। मैंने अपने एमए की सारी किताबें एक ऐसी दोस्त को दी जिसके पास थोड़ी कमी थी, इसलिए मैंने अपनी सारी किताबें और नोट्स उसको दे दिए। फिर जब उसके एग्जाम हो गए और मैंने वापस मांगा तो आज तक उसने मेरी एक भी किताब या नोट्स वापस नहीं किए हैं। भाई, अगर इनकी जो सहेली है जिसको उन्होंने दिया है वो सुन रही है हमारा प्रोग्राम, तो तुरंत के तुरंत निकाले और लेके जाए वापस लौटा के। सॉरी बोले, और उनकी मेहनत पर पानी सॉरी तो बोले ही, साथ में चाय पिलाएं उनको। हाँ, क्योंकि इतना समय दिया नहीं है। तो तुमने भी मुझे नहीं पिलाई मेरा सामान लौटाते हुए। मंदाकिनी जी, आज आपकी चाय पक्की है। तो सबसे बड़ी बात कि कितनी मेहनत की होगी उन्होंने अपने नोट्स बनाने के लिए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये होता था स्टूडेंट लाइफ में, नीयत खराब हो जाती थी सामने वाले स्टूडेंट की कि अरे इसके पास इतने अच्छे नोट्स हैं, इसे चुरा लिया। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप नहीं करोगे, आप किसी की मेहनत पर आप पानी फेर देते हो, बहुत गलत बात है। वही एक श्रोता कह रहे हैं कि वापस न करने की आदत से निपटने के कारगर तरीके जो है, इन्होंने तरीके बताए। डायरी रखें और समय सीमा तय कर दें, और इस तरह से कुछ लोग जो है चीजों को नहीं लौटाते हैं, तो डिजिटल डायरी आप रखेंगे तो पैसे उधार दें या किताबें फोन की नोट्स ऐप पे लिख लें किसे क्या खबर दिया है। नहीं करने की। मैंने अपने एमए की सारी किताबें एक ऐसी दोस्त को दी जिसके पास थोड़ी कमी थी, इसलिए मैंने अपनी सारी किताबें और नोट्स उसको दे दिए। फिर जब उसके एग्जाम हो गए और मैंने वापस मांगा तो आज तक उसने मेरी एक भी किताब या नोट्स वापस नहीं किए हैं। भाई, अगर इनकी जो सहेली है जिसको उन्होंने दिया है वो सुन रही है हमारा प्रोग्राम, तो तुरंत के तुरंत निकाले और लेके जाए वापस लौटा के। सॉरी बोले, और उनकी मेहनत पर पानी। सॉरी तो बोले ही, साथ में चाय पिलाएं उनको। हाँ, क्योंकि इतना समय दिया नहीं है। तो तुमने भी मुझे नहीं पिलाई मेरा सामान लौटाते हुए। मंदाकिनी जी, आज आपकी चाय पक्की है। तो सबसे बड़ी बात कि कितनी मेहनत की होगी उन्होंने अपने नोट्स बनाने के लिए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये होता था स्टूडेंट लाइफ में, नीयत खराब हो जाती थी सामने वाले स्टूडेंट की कि अरे इसके पास इतने अच्छे नोट्स हैं, इसे चुरा लिया। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप नहीं करोगे, आप किसी की मेहनत पर आप पानी फेर देते हो, बहुत गलत बात है। वही एक श्रोता कह रहे हैं कि वापस न करने की आदत से निपटने के कारगर तरीके जो है, इन्होंने तरीके बताए। डायरी रखें और समय सीमा तय कर दें, और इस तरह से कुछ लोग जो है चीजों को नहीं लौटाते हैं, तो डिजिटल डायरी आप रखेंगे तो पैसे उधार दें या किताबें फोन की नोट्स ऐप पे लिख लें किसे क्या खबर दिया है। समय सीमा तय करें, देते वक्त ही मुस्कुराते हुए कहें जरूर ले जाइए, बस मुझे अगले सोमवार तक इसे लौटा दीजिए। इससे सामने वाले पर मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। नाम का लेबल लगा दें, किताबों या औजारों पर अपना नाम लिख दें। वापसी की संभावना को 40% तक बढ़ावा मिल सकता है। 100 में रिमाइंडर की सीधा वापस करो कहने के बजाय पूछे वो किताब कैसी लगी, क्या आपने पढ़ ली। ये एक विनम्र संकेत है। भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन सामने वाले ने अगर छुपा दी अपनी कोई चीज आपकी, फिर कहाँ से लिखोगे। बिल्कुल, कुछ भी कह लीजिए, वो नहीं देने वाला। कहाँ से उनसे मांगोगे, तो सामने वाले की नीयत पर बात हो गई ना। बिल्कुल। और ऐसे एक हमारे साथी लिखते हैं कि एक बार मैंने अपने पड़ोसी को अपना एक सामान दिया था, उसने कहा था कि वो उसे वापस कर देगा, लेकिन उसने कभी वापस नहीं किया। मैं कई बार उसके घर गया और अपना सामान वहां रखा हुआ भी देखा, मैंने कई बार उसका जिक्र भी किया, फिर भी उसे याद नहीं आया, मतलब उनका सामान वापस नहीं मिला है। वही एक श्रोता लिख रहे कि कुछ लोगों को चीजें वापस ना करने की बहुत बुरी आदत है। मुझे किताबें पढ़ने की हॉबी है, मैं जब भी किसी पुस्तक प्रदर्शनी में जाती हूँ तो नई नई किताबें खरीद कर लाती हूँ। पर मेरी एक पड़ोसी सहेली को बहुत बुरी आदत है कि जब भी घर आती है तो बेझिझक मेरी कोई भी किताब या म्यूजिक की सीडी लेकर चली जाती है और महीनों तक लौटाने का नाम नहीं लेती। किताबें वापस लेने मुझे उसके घर जाना पड़ता है और किताबें लौटाते वक्त नई किताब का बुरा हाल कर देती है। मैंने 1-2 बार देखा, फिर एक दिन उसकी इस आदत के लिए उसको मुंह पर सुना दिया, तब से वो किताब लेने नहीं आती। चलिए, एक फायदा तो हुआ कि सामान अपना मिल जाता है, खराब नहीं होगा। एक साथी है जो उन्होंने लेने वाले का नजरिया भी लिखा है और देने वाले का नजरिया भी लिखा है। अच्छा। तो लेने वाले के नजरिए के हिसाब से, अरे छोटी सी चीज है, दे दूंगा कभी भी,
वो इसे एक कैजुअल बात समझते हैं। और देने वाले का नजरिया होता है वो मेरी पसंदीदा किताब थी या मुझे उस चीज की जरूरत है पर मांगने में शर्म आ रही है। देने वाला इंसान अक्सर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। बात तो सही कही है। सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को अक्सर उधार ली गई चीज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि वो उनकी नहीं है। अधिकार की भावना समझते हैं। लंबे समय तक किसी चीज को पास रखने से अनजाने में ही वो उसे अपनी समझने लगता है। झिझक कई बार लोग मांगने वाले की नाराजगी के डर से या क्या सोचेंगे के चक्कर में याद दिलाने से भी बचते हैं। सही बात है। ये वही बात है ना कि देने वाले ने पूरे शिद्दत के साथ आपको चीज दी, भावनाओं के साथ दी, लेकिन लौटाने वाले ने उस भावना की कद्र नहीं की, है ना। ऐसे ही बिल्कुल साथी हैं जो लिखते हैं कि आस पड़ोस में घर का सामान मांगने की बहुत ज्यादा उस समय चलन था, खासकर चिप्स, कटर, सुई धागा, स्वेटर की सिलाइयाँ, क्रोशिया, निडल, डिजाइन की किताब। हमारे पड़ोस में एक परिवार है, हमारे घर का कद्दूकस हमेशा उनके घर में रहता था। हमें जब जरूरत होती थी तो हम वहां से मांग के लाते थे। कभी कभी घर के जेंट्स देख लेते थे तो बहुत गुस्सा करते थे। एक दिन मेरे घर में एक दूसरा आ गया, उन्हें पता चल गया तो वो लौटाने के लिए आई तो मेरी सासू माँ ने कहा कि आप रख लीजिए, मेरे घर अब दूसरा आ गया है। शर्माते हुए बोली रखा ही रहता है, देना ही सब भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, कितने का है, पैसा दे देंगे। मेरी सास बोली अब पैसा क्या देना है, आप उपयोग कीजिए, दूसरी और पुरानी चीज का क्या पैसा लेना। बिल्कुल सही कहा। ऐसी स्थिति उन्होंने हमें अपना बचपन भी याद दिला दिया कि पास की आंटियां आती थी कि अरे 8 नंबर की सिलाई देना, 9 नंबर की सिलाई मेरी मिल नहीं रही है, फिर वो सिलाई वापस नहीं आती थी। तो चलिए हम लौटाते हैं इन बातों एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद। बिल्कुल। आरती संतराल के बाद हम फिर से उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम सखी सहेली के साथ। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से चीजें वापस करने की बातें तो हमने बहुत सारी कर ली। तो इसमें एक श्रोता ने लिखा भी हुआ है कि उन्होंने लिखा है कि आज तो मंदाकिनी जी आरती जी को नहीं छोड़ने वाली हैं। तो फिर मैं इस बात पे मैं सबके सामने बोल रही हूँ, सबके सामने सारे सखा सारी सखियां सुन ले भाई, सबके सामने मैं ये बात कह रही हूँ कि आज मंदाकिनी जी मुझसे जो भी चाय पीने को, कॉफी पीने को बोलेंगी, समोसे खाने को बोलेंगी या कुछ भी खाने को बोलेंगी, मैं उनको खिलाऊंगी और चाय कॉफी पिलाऊंगी। चलिए, तो आपने इसको स्वीकार कर लिया है सभी श्रोताओं के सामने और अब हम लौटते हैं अपने सेगमेंट की ओर। बिल्कुल, आप चाहे कंफर्म कर लें अगले दिन उनसे। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगी। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लोरेम्बम ओंगबी बिनो देवी जी के बारे में। सहेली के अंतर्गत बता रहे हैं ना, हमारी विशेष जो सखी है, सखी विशेष, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मणिपुरी महिलाएं जो होती थी वो अनादिकाल से ही हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करती रही हैं। जो मणिपुरी जो एरिया जो जगह है वहाँ पे हस्तशिल्प बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और एप्लिक आर्ट प्राचीन काल से ही मणिपुर की सबसे अनूठी कला शैलियों में से एक रहा है। क्योंकि इस कलाकृति के प्रत्येक जो पैटर्न होते हैं उसका अपना एक अलग अर्थ होता है। हाँ, जो दुनिया के अन्य हिस्सों में पाई जाने वाली किसी भी अन्य एप्लिक कला शैली से बिल्कुल भिन्न होता है। बिल्कुल सही कहा। और इस अद्भुत कला को आरती ऊंचाई तक पहुंचाने वाली है लोरेम्बम ओगबी बिनो देवी, है ना। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी है बिनो और मणिपुर के इम्फाल जिले के सिंग जामेई चिंगा मथक थोकचोम लिकाई के थोकचोम मणि और थोकचोम इबेम हाल की संतान है और उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। लोरेम्बम बिनो देवी ने महज 17 वर्ष की आयु में अपनी सास लोरेम्बम ओंगबी इबे टोम्बी से
लिबा कला सीखी, जो एप्लिक वर्क में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी। क्या जी हाँ, बात बताइए, है। उनकी सास भी हाँ, एक विजेता रह रही चुकी है, हैं। बताइए। और इसकी भी एक दिलचस्प सी कहानी है। हुआ कुछ यूं कि शादी के बाद उनके ससुर जी ने एक बार उनसे उनकी कला के बारे में पूछा। उन्होंने बुनाई, सिलाई, क्रोशिया और जितनी भी कलाएं जानती थी उसमें अपनी कुशलता का परिचय दिया, मतलब दिखाया उनको कि बताया उन्होंने कि क्या मुझे क्या सब बनाया आता है। हाँ, और बिनो को एक छोटे से रुमाल पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। मतलब सिर्फ उनके कहने से मान नहीं लिया गया, उनसे कहा कि भैया आप इसका करके दिखाइए, आपको जो आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने रुमाल पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और उनके ससुराल वालों ने इसकी बहुत सराहना की, और साथ ही उनके ससुराल में उन्हें अपनी सास से एप्लिक वर्क सीखने के लिए कहा गया, जो कि बहुत ही दक्ष थी इस कला में। तो राष्ट्रीय स्तर की कलाकार थी ना। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे बिनो ने अपनी सास से ये कला सीखनी शुरू की और उन्हें अपने जीवन में एक महान गुरु मिल गया बना था। लिया और मिल गया। कितनी बड़ी बात है, गुरु मिलना बहुत मुश्किल काम होता है आरती। और कोई हमें अपना शिष्य बना ले, ये उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। आप में वो एबिलिटी वो होनी चाहिए। नहीं तो उस खासकर अगर रिश्ता सास और बहू का हो तो ये गुरु और शिष्य वाली चीज बहुत विरले ही देखने को मिलती है। कितनी बड़ी बात है। अगर खाली सास बहू तक रह जाते तो फिर जिंदगी दूसरी तरफ चली जाती। बिल्कुल, है ना। जैसा हम घर घर की कहानी सोचते हैं कई बार तो, लेकिन उन्होंने उनको गुरु बना लिया और उनकी खुद की जिंदगी बदल गई। आज हम उन पर चर्चा भी कर रहे हैं। 1970 में बीनो पहली बार अपनी सास के साथ दिल्ली गई, जहां 7 राज्यों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और उनकी सास को 1969 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो प्रदर्शनी में बीनो को अपनी अलंकरण कला दिखाने के लिए कहा गया। उन्होंने एक रुमाल पर थंबल माचा बनाया और उनकी कला की खूब सराहना हुई। बीनो ने मोनमाई यानी तकिए के चेहरे बनाना शुरू किए, जिसकी एक जोड़ी की कीमत 75 रुपए थी, जो अब लगभग 1500 रुपए है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और एक जोड़ी मोनमाई बनाने में लगभग 10 दिन लगते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें बहुत अधिक समय भी लगता है। इस कला के लिए केवल कैंची, धागा, सुई और कपड़े की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। और कटाई बिना किसी रेखा चित्र की होती है। पारंपरिक हस्तकला की विधि से की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाए जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े का अपना एक अनूठा अर्थ होता है। ये तो देखिए कि जो भी कुछ बना रहे हैं उसमें उसका एक अर्थ छुपा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पारंपरिक तकिए के चेहरे के अलावा बिनो निंगखाम, समजिन, लुहोंग, फिजिन, हराव, फिजेट, खुदोल, खुंगुप और कंखा असुबा भी बनाती हैं। और ये मणिपुर की भाषा में चीजें होती हैं ये। और इस कला में लगभग 30 डिजाइन या पैटर्न का उपयोग किया जाता है। उनकी कला की प्रशंसा तो प्रधानमंत्री जी ने भी की है मन की बात में, और लोरेम्बम बिनो देवी का नाम लेकर भी की गई है इनकी प्रशंसा। क्या बात है ना, कितनी बड़ी बात है। और श्रीमती बिनो को 1996 में किंग्स खुड़ोल खुंगुप के उनके उत्पाद के लिए राज्य पुरस्कार मिला। आज भी 80 वर्ष की आयु में, यानी अब वो खुद 80 वर्ष की हो गई हैं, बिनो अपने छात्रों को ये कला सिखाने में लगी हुई हैं। और श्रीमती लॉरेम्बम ओंग भी बिनो देवी ने लेखक के साथ एक विशेष साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कहा कि वे मणिपुर की इस अनूठी कढ़ाई कला को संरक्षित करने के लिए अपना पूरा प्रयास और अपनी पूरा जो है ऊर्जा लगा देंगे। बिल्कुल, ये संरक्षित होनी भी चाहिए क्योंकि हमारी प्राचीन कला है, हमारी पहचान है ये, है ना। तो उस जगह की पहचान भी कभी कभी चीजों की वजह से होती है। उस हस्तशिल्प की पहचान या उस साड़ी की या उस चीजों की पहचान होती है कि ये उस शहर से आई है या उस शहर का नाम इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो कलाएं हैं ना, ये हमारे देश को समृद्ध बनाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और वे अपनी अंतिम सांस तक इस कला को संरक्षित करने के लिए यथासंभव काम कर रही हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जैसा कि अभी आपने कहा, मणिपुर की लेवा की लुप्त होती प्राचीन परंपरा को संरक्षित करने का कार्य भी कर रही हैं और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया जी। है ना। तो आरती, तभी तो कहा जाता है कि औरत को सिर्फ उसकी खूबसूरती, जुल्फें, आंखों के काजल, है ना, गोरे रंग से ही नहीं आंका जाना चाहिए। वो पत्थर को भी तोड़ सकती है और चट्टान को भी खिला सकती है, शेप दे सकती है, उसको भी अच्छे से एक आकृति दे सकती है। हाँ, अक्सर क्या होता है कि कवियों की कविताओं में महिलाओं की आंखों पर, जुल्फों पर, माथे की बिंदी पर, होठों की लाली पर ही चर्चा होकर उसे कोमलांगना बना के रख दिया है खाली, है ना। इसके अलावा भी औरत बहुत कुछ है। वो देखिए, अब जब हमने बात पढ़ी तो आपको पता चला कि लॉरेम्बम ओंगबो बिनो देवी बनना कितना मुश्किल काम है। तो जो औरतें सिर्फ अपनी शारीरिक सुंदरता तक ही सीमित रहती हैं, उनसे हटकर थोड़ा सा दूसरी दुनिया देखें कि वो और क्या कर सकती बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक में, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ है, अद्भुत शक्ति छिपी है। बिल्कुल, बस ये है कि पहचानने की अपने आप को, और पहचान दिलाने की, अपने को पहचाने। और सबसे बड़ी बात कि आप क्या नहीं बन सकती, ये सोचिए। आप तो सब कुछ बन सकती हैं। एक आपकी जो शक्ति है उसकी परीक्षा की बात है बस, है ना।
आरती, हमारी एक सखी लिख रही है कि अरे आज आरती आई है, बहुत ही खुश है वो। तुम इस कार्यक्रम में आई हो तो। और साथ में लिखती हैं कि मंदाकिनी जी भी आई हैं, दोनों ही बहुत प्यारी धन्यवाद लगती हैं इन्हें। लिखती हैं कि सुबह से विविध भारती सुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सखी सहेली जरूर सुनती हूँ। बहुत सारी जानकारियां तो मिलती है और इतनी हंसी खुशी का माहौल होता है कि सकारात्मक भावनाओं से मन जो है भर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा लिखने के लिए। बिल्कुल। और एक हमारी सखी लिखती हैं कि शादी से पहले मायके में मेरी पड़ोसन चाय के कप मेरे ले जाती थी और सारे कप उनके घर चले गए। फिर एक दिन उनकी बाई टोकरी में मेरे सारे कप धोकर रख रही थी। मैं गई और आंटी को बोला कि अपने कप लेकर जा रही हूँ। वो बाहर आई और कुछ कह नहीं पाई और मैं उनकी थाली में सारे कप वापस भर कर ले आई और उनकी थाली तुरंत वापस करके आई। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह की हरकतें होती हैं और जब देखो उन्हें याद आई तो उन्होंने इस बात को शेयर किया। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैंने कहा ना अगर इस पर हम चर्चा करने चले तो एक पूरा कार्यक्रम भी कम पड़ जाएगा। ये इसी बात पर कि लोग चीजें लेकर देना भूल जाते हैं जी। हाँ, तो अब गाँव की ओर चले। बिल्कुल चलते हैं गाँव की ओर। है ना, हमारे श्रोता तो चले गए हैं, देखिए वहां से हमें लिख भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गाँवों की जो चल रही है जिंदगी की बात आपने कहा कि चल के मुझे कुछ कहना है। गाँव की जो सौंधी सूंधी खुशबू होती है तो सौंधी मिट्टी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है और हमारा गांव हम सबके लिए बहुत खास होता है। आजकल शहर के वाली जिंदगी में हम गांव को भूलते ही जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा गांव तो हमारे लिए सबसे खास होता है। बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि चलो चलें गांव की ओर, जहां अपनों का प्यार मिले, जीवन में हर्ष और खुशियां अपार मिले, माता पिता और दादा दादी के संस्कार मिले, जहां सबको बस प्यार ही प्यार मिले। चलो चलें गांव की ओर, जहां अपनों का प्यार मिले, ताजी सब्जियों के भंडार मिले, फूलों से लदी डालियों के भंडार मिले, चहु और हरियाली से भरा गांव मिले। चलो चलें गांव की ओर, जहां अपनों का प्यार मिले। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए तभी तो किसी ने कहा है ना कि शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूँ, जहन में गांव का नक्शा रखा है ना। कितना खास कहा है। और किसी ने ये भी कहा है कि एक पल को भी सुकून न हासिल हुआ यहाँ, शहरों से अच्छा गांव का छप्पर लगा मुझे। वाह, बहुत बहुत यानी गांव का वो छप्पर भी अच्छा लगता है शहरों की बिल्डिंगों से, है ना। सही बात है, ये चीज है क्योंकि ये चीज हमको भी लगती है ना, ये हम सुकून है ना, मकान में रहते हैं ना, वहाँ हम घरों में रहते हैं, अंतर इतना बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और छप्पर में भी हम अपना घर ढूंढ लेते हैं जी। एक श्रोता लिखते हैं कि गाँव की मिट्टी में आज भी अपनापन है, हवा में शुद्धता है और रिश्तों में सच्चाई है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट और खेतों में लहलहाती फसलें जीवन का सच्चा संदेश देती हैं। गाँव का जीवन भले ही साधारण लगे पर वहाँ तनाव कम और संतोष अधिक मिलता है। सच कहें तो सच्ची शांति का रास्ता आज भी गाँव से होकर ही जाता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है ना जैसे हम किसी टाइम ट्रेवल में हो, क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से समय बीतता है जो पकड़ में नहीं आता। जब हम गाँव में अपने जगहों पे जाते हैं ना तो लगता है कि यहाँ कुछ सुकून है, शांति है, यहाँ पे इतनी भागदौड़ नहीं है। ये जैसे समय भागा जा रहा है वो नहीं है, वहाँ नहीं है। ठहराव है जिंदगी में, ठहराव है ना। आप यहाँ दिमागी घोड़े दौड़ाते रहते हैं 24 घंटे, वहाँ शांत सौम्य जीवन होता है और हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात जी। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि चलो आज चले गांव की ओर, वहीं जाकर गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सखी सहेली सुनते हैं। गांव की नीरव शांति का मजा शहरों की चकाचौंध रोशनी ने छीन लिया है। बचपन में स्कूल की छुट्टियों में हम सभी बच्चे अपने पैतृक गांव डेडरवा जाया करते थे। वहां हमारे चाचा जी के हरे भरे खेत हुआ करते थे। वहां खड़ी फसल को बैल से चलती रहट से पानी पिलाते वक्त हम सभी बारी बारी रहट की रस्सी पर बैठकर मजा लिया करते थे। खेत के किनारे बेर के पेड़ से बेर उतार कर खाने का मजा ही कुछ और था। और घर के गाय भैंस के लिए चारा काटना ये भी अनोखा अनुभव होता था। चारा काटते वक्त हंसिया, जिसे गुजराती में दांत रड्डू बोला जाता है, कहीं उंगली ना कट जाए ये भी ख्याल रखना पड़ता था। होता है वो ना। हाँ, उसे पकड़ना और काटना भी एक कला है। बिल्कुल, इन्होंने पूरी जिस तरीके से बताया ना, एकदम एक जो कमेंट्री कर दी है, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है कि गांव में ये सब होता है। और हम उसे जब याद करते हैं, हम भी अपना बचपन तो याद आती है वो बातें, जब हम बड़े बड़े खेत देखा करते थे और गांव जाते थे, गन्ने के खेत हैं या कैसी कैसी चीजें देखा करते थे। कटहल के पेड़ हमने पहाड़ों में देखे, पेड़ लगे हुए हैं, सरसों उग रही है, तो ये सब देखने के बाद तो मन मचलता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि
गांव में लोग एक दूसरे को जानते हैं और सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं, जबकि शहर में जीवन हमारा व्यक्तिगत हो जाता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं क्यों खास है गांव की ओर लौटना, जड़ों से जुड़ाव होता है। गांव हमें हमारी संस्कृति, लोकगीत और पारंपरिक रीति रिवाजों से जोड़ते हैं। शहरों के फ्लैट्स में हम कहीं खो गए हैं। शुद्ध खान पान होता है, चक्की का पिसा आटा, पेड़ों से सीधे टूटे फल और बिना मिलावट का दूध घी। गांव का स्वाद सीधे सेहत से जुड़ा है। सामुदायिक भावना होती है। शहरों में पड़ोसी एक दूसरे तक को नहीं जानते, जबकि गांव में एक पूरा मोहल्ला परिवार की तरह होता है। वहाँ अकेलापन कभी नहीं मिलता। और रिवर्स माइग्रेशन, आजकल कई युवा शहरों की नौकरी छोड़कर वापस गांव में आधुनिक खेती या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ये एक सकारात्मक बदलाव है। एक छोटा सा सुझाव देते हैं कि अगर आप अपने गांव नहीं जा सकते तो अपने घर की बालकनी या खिड़की पर छोटे छोटे मिट्टी के गमलों में पुदीना, तुलसी, सब्जियां उगाकर गांव की उस मिट्टी की खुशबू को बिल्कुल एक छोटा सा गांव उगा लीजिए अपनी बालकनी में। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी बुआ के ससुराल गांव में थी। वहां मैं पहली बार बुआ के बेटे के मुंडन में गई थी। उस समय रोड ज्यादा बनी नहीं थी। एक जगह के बाद बैलगाड़ी पर जाना था तो मैं दूसरी बार बैलगाड़ी पर बैठी थी। आदत तो थी नहीं, बैलगाड़ी काफी उछल जाती थी तो बहुत जोर से पकड़कर बैठती थी। लेकिन मजा बहुत आया था। चारों तरफ दूर दूर तक खेत, बैलों के गले में घंटियों की आवाज, पहली बार की गांव की सैर भूलती नहीं है। सारे कार्यक्रम बगैर लाइट के सारे काम हुए। खाना बहुत स्वादिष्ट था और पास पड़ोस का आपस में बहुत मिलनसार होना बहुत अच्छा लगा। मतलब वैसे तो गाँवों में अब लाइट है हमारे गाँवों में, लेकिन अगर कभी लाइट चली गई तो एक लालटेन से है ना, उससे भी काम चला के लाइट का या टीवी का या किसी भी चीज का याद ही नहीं आती भाई। वहाँ की जो जीवन है ना, आबो हवा है, बहुत ही अच्छा है। हम बहुत उस पुरानी जिंदगी को याद करते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि वो पीपल की छां, वो बरगद की ठंडी हवा, वो कच्ची सड़कें जहां मिलता था हर दर्द की दवा, नीम के पेड़ तले वो बुजुर्गों की चौपाल, अपनों का साथ, सबका हालचाल। शहरी शोर में कहाँ मिलती है वो चैन की नींद जो आती थी देखकर आंगन की वो सफेद चांदनी। बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक बार शहर का एक बड़ा कारोबारी अपने गांव लौटा। उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त नीम के पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। कारोबारी ने पूछा, तुम दिन भर यहाँ ऐसे ही क्यों बैठे रहते हो? शहर चलो, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ। दोस्त ने पूछा, फिर क्या? कारोबारी बोला, फिर तुम चैन से अपनी रिटायरमेंट बिता सकोगे और आराम करोगे। तो दोस्त मुस्कुराया और बोला, भाई वही आराम तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, और वो भी किसी तनाव के बिना। सबसे बड़ी बात, हमारे श्रोताओं ने कितना लिखा है। मुझे लगता है एक पूरा कार्यक्रम इस विषय पर किया जा सकता है कि चले गांव की ओर। देखिए ना, बहुत सारे मैसेज तो हम शामिल भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा दुख होगा, इतनी अच्छी बातें इन्होंने बहुत लिखी अच्छा लिखा हुआ है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि गांव की बात कही तो मुझे मेरे बुआ जी के लड़के बड़े भैया की विवाह में 2 माह तक गांव रहना पड़ा। बैलगाड़ी में 20 किलोमीटर दूर, कभी 5 किलोमीटर, कभी पास पैदल 3 किलोमीटर भोजन करने जाते थे। 10 से 15 सदस्य बहुत मस्ती करते हुए जाते थे। वो दिन याद आती है। गाँव के वो विवाह समारोह भी बहुत याद आते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गाँवों में पेड़ पौधों की भरमार होती है, जिससे यहाँ की हवा शुद्ध होती है, बीमारियां कम होती हैं। गाँव के लोग अधिकतर खेती किसानी से जुड़े हैं और मेहनत से अपनी आजीविका चलाते हैं। गाँवों में लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। सामाजिक एकता होती है। शहरों की तुलना में प्रदूषण बहुत कम होता है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है। और हर त्योहार को बड़े उत्सव और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर उत्सव बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि गांव ईश्वर ने बनाए हैं और शहर आदमी ने। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में रहती है। और ग्रामीण जीवन प्रकृति और स्वास्थ्य वर्धक रहता है, जहाँ पे जीवन प्रदूषित और प्राकृतिक जो प्रदूषण है उससे दूर रहता है। बहुत बड़ी बात लिखी। एक श्रोता ने कहा, निस्संदेह शहर और गांव में बहुत अंतर है। ग्रामीणों की पत्नियां भी अपने पति के साथ कठिन परिश्रम करती हैं, जबकि शहरों में ऐसा बहुत कम देखने में आता है। गांव वालों का भोजन बहुत ही सादा होता है। वे ज्वार, बाजरा, जौ की रोटी खाते हैं और गेहूं की रोटी तो विशेष अवसरों पर खाते हैं, जबकि शहरों में सभी लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। कहते भी है कि गाँव के लोग तो मोटा अन्न खाते हैं और मोटा ही पहनते हैं। बिल्कुल। फिर भी स्वास्थ्य कितना वो स्वस्थ रहते हैं। सबसे बड़ी अच्छा बात रहता है कि वो मोटा अनाज खाते हैं। बिल्कुल। और एक कहावत उन्होंने एक ने लिखा है कि गांव ईश्वर ने बनाए हैं, ये आपने पढ़ ही दिया था। और एक कहते हैं कि गांव शहर के शोर और प्रदूषण से दूर एक शांत और सुंदर जगह है। हरे भरे खेत, पेड़ों से घिरा ये गांव ताजगी भरा है और यहाँ की हवा स्वच्छ है। रात में आकाश तारों में जगमगाते हैं, तारे जगमगाते हैं आकाश में, जो मुझे शहर में शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। मेरे गाँव में अधिकांश लोग किसान हैं और वे सादा मेहनती जीवन भी जीते हैं। बिल्कुल। अब एक ये सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल।
हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ उपयुक्त टिप्स की। तो हमारे जो श्रोताओं ने भेजी हैं टिप्स, तो उन्होंने लिखा है कि एक श्रोता लिखती हैं कि जब हम आलू उबालते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि वो जल्दी गल जाए। और दूसरी टिप्स है चावल को हमेशा ड्रम में रखें और उसमें मेथी की पट्टी में नीम की पत्तियां डाल दें, जिससे वो जल्दी मतलब सही हो जाते हैं, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे ना चावल में। और एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन को सरल और स्वस्थ बनाने के लिए सुबह जल्दी उठकर योग करें, दिन भर ताजा पानी पिएं, मोबाइल का उपयोग कम करें, पौष्टिक और घर का बना खाना खाएं और अपनी नींद पूरी करें, सकारात्मक सोचें, कीमती समय का सही उपयोग करें, प्रकृति के करीब रहें। बिल्कुल। और एक और लिखती हैं कि खस्ता समोसे बनाने हैं तो समोसे का आटा गूंथते समय तेल के बजाय घी समोसे बनाना सीख लो, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद तुम मुझे समोसा चाय खिलाने वाली मैं कौन सा बनाने वाली हूँ। समोसे का आटा गूंथते समय तेल के बजाय घी का मोयन डालने से वो अधिक खस्ता बनते हैं। और कुकर की रबड़ अगर खराब हो गई है तो उसके लिए रबड़ ढीली हो जाए तो उसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए, वो टाइट हो जाएगी। ये हमारे बहुत काम की बात थी। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए कुछ उपयुक्त टिप्स है कि स्वस्थ रहने के लिए पूरे दिन पर्याप्त पानी पिएं, सुबह खाली पेट हल्का गर्म पानी पीना पाचन के लिए अच्छा होता है, बेहतर नींद लें, शरीर और दिमाग को तरोताजा रखने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें, नियमित व्यायाम करें, फिट रहें, हर दिन कम से कम 30-40 मिनट की वॉक करें, जॉगिंग करें, योग करें और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव से बचें और सकारात्मक सोच को बनाए रखें। बिल्कुल। और एक हमारी जो श्रोता है जो लिखती है कि नींबू को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसका रस निकालकर आइस ट्रे में जमा लीजिए, तो बहुत अच्छी चीज है बल्कि। और साथ ही एक और है, उन्होंने लिखा है कि पेन के स्याही के निशान को हटाने के लिए उस पर डिओड्रेंट स्प्रे करें और कॉटन से रगड़ दीजिए। और जूतों की बदबू हटाने के लिए रात भर उसमें अखबार की गेंदें बनाकर रख दीजिए, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये अच्छी बात बताई इन्होंने वाकई, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में हम जूते पहनते हैं और बहुत देर तक पहने रहते हैं, 7-8 घंटे हम पहनते हैं, तो जाहिर है उसमें से स्मेल आनी स्वाभाविक होती है। एक श्रोता कहते हैं कि कपड़ों से दाग हटाने के लिए आपने बता ही दिया। ये कहते हैं कि अगर नमक के जार में नमी यानी मॉइस्चर आ गया है तो उसमें कच्चे चावल के दाने डालकर छोड़ दें, इससे जो है अंदर जो कांच का मर्तबान है उसमें मॉइस्चर हट जाएगा, वो चावल दाने खींच लेते हैं। और एक और टिप्स आई है कि चावल पकाते समय अगर पानी ज्यादा हो गया है तो उसमें एक ब्रेड डाल दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ब्रेड ने सारा पानी सोख लिया। अच्छा। और प्याज काटते समय आंखों से पानी आता है यार, जब पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल तो पानी रो के पकौड़े बनते हैं। हाँ। तो प्याज काटते समय आंखों से पानी निकलने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, बिल्कुल होती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि